हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए इंटर का 5वां चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे जाते हैं आपके यूपी बोर्ड में। तो जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे या फिर जितने भी हम नोट्स आपको डिलीवर करेंगे, आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये होने वाले हैं। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं। पहले हम देखते हैं आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि आनुवंशिकी के अंतर्गत वंशागति और विविधताओं इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आनुवंशिकता जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, इसे ये क्या होती है हेरिडिटी। तो आप कहेंगे जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। कि जीवधारी का कोई भी लक्षण हो वो एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसे हम आनुवंशिकता बोल देते हैं। पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है कि आनुवंशिकता क्या होती है, परिभाषित कीजिए। अब बात करते हैं हम विभिन्नता की। ठीक है, विभिन्नता को हम वेरिएशन बोलते हैं कि प्रत्येक जीव अन्य जीव से वह लक्षण जैसे आकृति, आकार, स्वभाव आदि में भिन्न होता है। जीवों की आकार की में अंतर विभिन्नता कहलाती है। तो देखिए, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में भिन्नता दर्शाता ही है। प्रत्येक प्राणी में भिन्नता होती है, कोई भी समान नहीं दिखाई देता है। तो आपको बताते हैं यही हमारी क्या है, भिन्नता है। अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक जर्मिनेशनल वेरिएशन जो होती है, इसे मतलब कि क्या कहते हैं या फिर जेनेटिक विभिन्नता क्या होती है उसे हम समझ लेते हैं। जीवों के जन्म द्रव्य या जीनों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं जेनेटिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। इसका मतलब जीन से संबंधित है, जीन से संबंधित है, इसका मतलब डीएनए में भिन्नता होगी। जब डीएनए भिन्नता होगी तो जेनेटिक भिन्नता कहलाती है। ये परिवर्तन युग्मकों के द्वारा जायगोट में पहुंचकर और उनके विकास द्वारा नई पीढ़ी में वंशागत होती है। जैसे बालों एवं नेत्रों का रंग, आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके बालों का रंग ब्राउन कलर का होता है। नेत्र जो होती हैं वो मतलब कि आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में किसी कंजी आँखें, पर नीली आँखें हैं। तो आँखों में भी कोई जो रंग होता है उसमें भी कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं जो जेनेटिक भिन्नता के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब बात करते हैं उपार्जित एक्वायर्ड वेरिएशन क्या होती है। ये विभिन्नताएं किसी जीवधारी द्वारा अपने ही जीवन में उत्पन्न होती हैं और मृत्यु होने पर समाप्त हो जाती हैं। ये वंशागत नहीं होती हैं। इसका मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं ट्रांसफ़र होती हैं। जिस व्यक्ति में ये आती है उसी व्यक्ति के अंदर ये सीमित रहती हैं। जैसे त्वचा के रंग में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ज़्यादा वर्क कर लिया है धूप में तो वो काला पड़ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अधिक मात्रा में धूप में रहकर काम नहीं करता है, ठीक है, तो उसकी त्वचा का रंग जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो भिन्नता है वो उपार्जित भिन्नता है। ठीक है, आइए, पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैव विकास में विभिन्नताओं का क्या महत्व होता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जैव विकास जो होता है, जैव विकास में भिन्नता का महत्व क्या है। तो आप बताएंगे विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती हैं। लाभदायक विभिन्नताएं वंशागत होती हैं जिसके फलस्वरूप नई जाति का विकास होता है। तो आपने देखा कि जो लाभदायक विभिन्नताएं होंगी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती रहती हैं जिसके कारण नई जातियों का विकास हो जाता है। और जो विभिन्नताएं होती हैं वो जैव विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, आप क्या करिएगा, देखिए हमारे ये जो वीडियो है इसको पॉज कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में जितनी भी सारी चीज़ें जो नोट्स हैं इनको आप लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़। देखिए, अब हम देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनका जेनेटिक्स में क्या योगदान था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इसमें हम ये भी देखेंगे और हम ये देखेंगे कि इन्होंने क्या वर्क किया था। ठीक है, तो देखिए, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। 22 जुलाई 1822। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को
आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। पेपर में देखो 1 नंबर में आएगा कि आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने निष्कर्ष आनुवांशिकता के सिद्धांत के रूप में 1886 में ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित की। मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे के 7 तुलनात्मक लक्षणों पर अपने संकरण के प्रयोग किए। तो आप बता सकते हैं किस पर प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो आप बताएंगे मटर पर। कितने तुलनात्मक लक्षणों पर अध्ययन किया, तो आप बताएंगे 7 तुलनात्मक लक्षणों पर। ठीक है, देखिए मृत्यु कब हुई थी इनकी, 1884 में इनकी मृत्यु के बाद मेंडल के नियमों की पुष्टि 1900 में ह्यूगो डिब्रिज, कार्ल कोरेंस तथा शेरमार्क ने की थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो मृत्यु के वे 16 साल बाद 1900 में इनके जो सिद्धांत थे वो दोबारा पुनः अलग अलग साइंटिस्टों ने इनकी मतलब कि रिसर्च की, खोजा, तो उन्होंने पाया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो नियम दिए थे वो नियम ये 1900 में खोज पाए थे। ठीक है, तो आपको बता दें तो इनके ही नियम को ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो सिद्धांत दिए थे, इन्हीं के सिद्धांत को इन तीनों वैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा इनका मानना था। कार्ल कोरेंस ने कुछ नियम दिए, उसको हम आनुवंशिकता के नियम बोलेंगे, आगे चलकर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेंडल द्वारा मटर का चुनाव। इसका मतलब ये है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था अपने प्रयोग के लिए, तो इसका मतलब मटर के पौधे में कुछ विशेषताएं होंगी, इसीलिए इसने चुना था। तो वो क्या विशेषताएं थीं? मटर में प्राकृतिक रूप से केवल स्वपरागण होता है, पहली विशेषता ये हो गई कि इसमें स्वपरागण की विशेषता पाई जाती है। मटर के पौधे द्विलिंगी होते हैं, दूसरी विशेषता ये थी। यह 1 वर्षीय पौधा है, इसे बगीचे में उगाया जा सकता है। इसका मतलब इसका 1 वर्षीय पौधा का मतलब ये 1 वर्ष में जो पौधे होते हैं, देखो पौधे को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय। तो 1 वर्ष में इसका रिजल्ट आ जाता है, 1 वर्ष से इसका पूरा जीवन काल कंप्लीट हो जाता है और बगीचे में उगाना इसे आसानी से संभव है। यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध था। ठीक है, मतलब शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध लंबे पौधे, इसमें शुद्धता की विशेषता थी। इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करने होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रही। आपने देखा होगा कि एक पीढ़ी में मतलब मटर में बहुत सारे बीज आते हैं, जिससे कि हमें निष्कर्ष जो निकालने हैं वो बहुत ही आसानी रही थी। अब हम जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 तुलनात्मक लक्षण जो थे, उन लक्षणों को हम देख लेते हैं एक बार में। तो देखिए लक्षण 7 थे, प्रभावी और अप्रभावी में हम इनकी कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है तने की लंबाई। ठीक, तो तने की लंबाई में हम बोलेंगे कि लंबापन जो होता है वो प्रभावी होता है, बौनापन जो होता है वो अप्रभावी होता है। ठीक है, अगर इन दोनों में संकरण कराया जाएगा तो लंबापन प्रभावी होगा और बौनापन अप्रभावी। पुष्पों की स्थिति को देखेंगे तो अक्षीय स्थिति के जो पुष्प होते हैं वो प्रभावी होते हैं, अग्रस्त स्थिति के जो होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। बीज की आकृति देखेंगे तो जो गोल होगा वो प्रभावी होगा, जो झुर्रीदार होगा वो अप्रभावी होगा। बीजों का रंग देखेंगे तो जो पीला होगा वो प्रभावी, जो हरा होगा वो अप्रभावी। पुष्पों का रंग देखेंगे, जो बैंगनी रंग के पुष्प होंगे वो प्रभावी, जो सफ़ेद रंग के होंगे वो अप्रभावी। फली का रूप देखेंगे तो जो फूली हुई फली होगी वो प्रभावी, जो संकीर्णित होगी, जो सुकड़ी हुई होगी वो अप्रभावित। फली का रंग देखेंगे, जो हरे रंग की फली होगी वो प्रभावी, जो पीले रंग की फली होगी वो अप्रभावी के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम पढ़ने वाले हैं कि एक संकर और द्विसंकर संकरण में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे एक ही लक्षण के 2 विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है, किसमें? एक संकर में।
जबकि द्विसंकर की बात आएगी तो विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। कितने विपरीत लक्षण होंगे, तो बताएंगे 2 विपरीत लक्षण। एक संकरण का सेकंड पॉइंट, ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजीव होते हैं। जबकि द्विसंकर में ऐसा जीव जिसमें 2 जीन स्थल पर युग्मक विकल्पी भिन्न भिन्न हो। तीसरा पॉइंट, सिर्फ एक ही लक्षण में अलग होता है, जबकि द्विसंकर का थर्ड पॉइंट 2 लक्षणों में अलग अलग होते हैं। तो देखिए ये जो हमारा विशेषता थी एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, ये पेपर में 2 नंबर की पूछी जाती है, इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी नोट्स हैं इन नोट्सों को आप बनाते चलिएगा। और उसके साथ अगर आपको ये सभी चीज़ें पसंद आ रही हों तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी इस चीज़ में प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, हम उसकी आप स्पेशली वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप उस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ। तो सभी लोगों को बस हम यही बोलेंगे कि घर पर आप पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है। और सभी लोगों से जय रस्तु, आप लोग सब लोग घर पर रहिएगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है।